अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने पिछली वीडियो में न्यूक्लिक एसिड डिस्कस किया था, जिसमें हमने न्यूक्लिक एसिड, उसकी डिस्कवरी, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड और उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है। और आज हम शुरू करने वाले हैं कि न्यूक्लिक एसिड, आज हम जो है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे या फिर मोनो मोनो के बाद जो डाई बनते हैं। ठीक है। तो वो कैसे बनते हैं, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि अगर बात चाहे प्रोटीन्स की हो, ठीक है, प्रोटीन्स में क्या होते हैं आपके अमाइनो एसिड से मोनोसेक्राइड्स होते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं आपके प्रोटीन्स, या मोनोसेक्राइड्स आपके क्या बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। यानी कि कोई भी पॉलीमर बने तो वो मोनोमर मिलके क्या बनाते हैं आपका पॉलीमर। और जब मोनोमर आपस में मिलते हैं तो जो पॉलीमर बनता है वो किस प्रोसेस के जरिए बनता है, कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए। किस प्रोसेस के जरिए बनता है, कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए, जिसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज भी बोलते हैं। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था, जब भी दो मोनोमर यानी कि जब भी कंडेंसेशन होगी, ठीक है, जिसको हमने कहा कि हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज, तो हमने कहा था वाटर रिमूव होगा। ठीक है। और सिंथेसाइज मतलब सिंथेसाइज की बोलते हैं क्योंकि बांड की फॉर्मेशन होगी। जैसे प्रोटीन में जो बांड बन रहा था उसको हम बोल रहे थे पेप्टाइड बांड। कार्बोहाइड्रेट्स में जो बन रहा था उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बांड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है। और लिपिड्स में जो बन रहा था ईस्टर बांड हम बोल रहे थे उसको। तो सिमिलर ही न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम बाकी सारे पॉलीमर्स में देख के आए हैं, सारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स में देख के आए हैं, बिल्कुल यहाँ भी जैसे हमने पढ़ा था कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड इज ए मोनोमर या बेसिक यूनिट है। ठीक है। आपके न्यूक्लिक एसिड का हमने कहा था, जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो डाई या फिर ज़्यादा मिलेंगे तो आपको क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो ये मोनोमर्स हैं, ये बेसिक यूनिट है, तो यह जाहिर सी बात है जब ये मिलेंगे तो पॉलीमर बनेगा, और वो पॉलीमर क्या था, न्यूक्लिक एसिड। और इनके बीच में एक बांड भी बनेगा। ठीक है। उस बांड का नाम है फॉस्फोडाइस्टर बांड। क्या बोलते हैं हम, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मतलब जैसे अमाइनो एसिड के बीच में, मतलब के प्रोटीन्स में जो लिंकेज होती है, जैसे पेप्टाइड, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक, और आपकी लिपिड्स में ईस्टर बॉन्ड, तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड में जो आपकी है दैट इज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है। आपको ये याद रखना है। तो हमारा यही टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस बनता है। ठीक है। और मैंने पहले ही आपको बता दिया, जब भी दो बेसिक यूनिट यानी कि न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो आपका क्या बनेगा, ये फॉस्फोडाइस्टर बनेगा। ठीक है। अच्छा, ये बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड में या डाइन्यूक्लियोटाइड में। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में आपका कौन सा एग्जांपल आता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में आपका डीएनए एंड आरएनए आ जाते हैं। ठीक है। हम लोग ने पढ़ा था कि एनएडी आपका डाइन्यूक्लियोटाइड है, एटीपी आपका क्या है, मोनोन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। तो ये डीएनए एंड आरएनए जो है ना आपके आ जाते हैं इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड में। ठीक। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज अ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है। ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज नोन एज द बैकबोन। ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, इसको बैकबोन बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड का, या इनका जो है ना इन स्ट्रेंथ का। ठीक है, बैकबोन। इस बुक में लिखा है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज नोन एज द बैकबोन। और काफी बुक में ये लिखा होता है कि फास्फेट ग्रुप, हमने पढ़ा था ना कि इनके बीच में जो है क्या होता है। ठीक है। एक तो आपका नाइट्रोजनस बेस होता है, दूसरा आपका पेंटोस शुगर होता है, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, तीसरा होता है आपका फास्फेट ग्रुप H2PO4। ठीक है। तो पहले बुक्स में या पहले एसटीपी में या काफी बुक्स में लिखा है फास्फेट ग्रुप इज नोन एज बैकबोन। ठीक है। फास्फेट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड का। अब इन्होंने लिखा है कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज नोन एज द बैकबोन। ठीक है। दोनों सही है, मैं इनको प्रूफ करके बताता हूँ कि कैसे दोनों सही हैं। आगे देखते हैं हम इसको। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह में एक्सप्लेनेशन दी गई है आपकी कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड आपका बनता है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है। पहली पहली बात कंडेंसेशन के, यहाँ पे कंडेंसेशन होगी, जो मैंने आपको बता दिया कि जब भी दो मोनोमर मिलते हैं तो कंडेंसेशन होती है। ये तो बात अब आपको समझ में आ गई होगी। तो बिटवीन फास्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर के बीच में कंडेंसेशन होनी है आपकी, मैं दिखाऊंगा। ठीक है। और आगे डिफाइन कर रहा है कि जो है ना आपका कैसे बनता है, जो है ना फास्फोड, वो बनता है आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। और दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ से आते हैं, वो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके आते हैं जो है ना फास्फेट ग्रुप से। ठीक है। दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो उनमें से बनता है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है। ठीक है।
ये इमेज थोड़ी क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा फास्फेट ग्रुप है, ठीक है, ये हमारी पेंटोस शुगर है, और उसके बाद ये हमारा जो है नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पे लिखा है थायमाइन, ये एडिनाइन, ठीक है, एडिनाइन थायमाइन। तो ये एक पूरी स्ट्रक्चर है किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। तो मैं बोल सकता हूँ ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, ये तीसरा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा यह क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। यहाँ पे फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है। अब फास्फेट की अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो ये देखें फास्फेट में, इसमें क्या क्या है कि जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल के ग्रुप के में बनता है, और हाइड्रोक्सिल किसके, फास्फोरिक एसिड के। तो ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दूसरा, इनके बीच में क्या बनता है आपका, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है। वहाँ पे शेप क्लियर नहीं है, यही स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है। आपका ये थायमाइन, आपका ये एडिनाइन, ठीक है, यहाँ पे एडिनाइन। तो ये आपका कौन सा ग्रुप है, फास्फेट ग्रुप है। यहाँ पे जो H होता है ना, ठीक है, जो मैंने कहा OH, ठीक है, तो O तो लगे पड़े हैं, तो ये H यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो चुकी है, कंडेंसेशन हो चुकी है। और हमें पता है जब भी कंडेंसेशन होती है तो आपका क्या निकलता है, वाटर जो है रिलीज होता है, ठीक है। तो देखें ये हाइड्रोक्सिल के ग्रुप के बीच में, ठीक है, तो ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड आपका बनता है। अब एक और देखें क्लियरली, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सपोज ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है, ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब ये इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये इसका फॉस्फेट हाइड्रोक्सिल। अब यहाँ से क्या निकलेगा, ठीक है, यहाँ से आपका OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वाटर आपका रिलीज हो जाएगा, वाटर आपका क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और इनके बीच में आपका क्या बन जाएगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है ना आपका वो बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बनता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड आपका। हम चलते हैं अपने बुक की तरफ। अच्छा जब आपका ये बॉन्ड बनेगा ना, पेंटोस शुगर का जो तीसरा कार्बन है, ठीक है, वो 5वें कार्बन के साथ लिंक होगा फास्फोडाइस्टर के बाद। अब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू, अब देखो कैसे, क्लियरली दिख रहा होगा होप्सो आपको। अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा है आपका, तीसरा कार्बन है, ठीक है, ये आपका कौन सा है, तीसरा कार्बन, ये 5वां कार्बन। तो ये आपस में क्या है, लिंक है। मतलब जब भी फास्फोडाइस्टर बनेगा तो पेंटोस शुगर का तीसरा कार्बन और दूसरे पेंटोस शुगर का 5वां कार्बन ये आपस में लिंक होंगे। यहाँ भी आप देख सकते हो ये तीसरा है और ये 5वां है, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो, अगर नंबरिंग की हुई है, नंबरिंग नहीं है तो आप कर लो, ठीक है, 1 2 3। तो ऐसे बनता है आपका फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा कि दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपके, उनमें से, ठीक है, वाटर रिलीज होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना वहां से आपका बन जाता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके गाइस, तो हम आगे चलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड में। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मैंने आपको कहा कि आपको डीएनए एंड आरएनए का एग्जांपल मिलेगा, और डीएनए आपको हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, वायरस से लेके सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक। सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म आपका वायरस है और कॉम्प्लेक्स ह्यूमन है, तो वायरस से लेके ह्यूमन तक का आपको डीएनए मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमें जो जिसने दी थी पहले बताया था, ठीक है, हमें पहले जिसने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बताया था 1913 में, वाटसन, जेम्स वाटसन एंड F क्रिक, ठीक है, फ्रेडरिक क्रिक ने बताया था। तो मतलब कि डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में हमें सबसे पहले जेम्स वाटसन एंड F क्रिक ने बताया था। तो 1913 में तो हम इनको वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक है। इंटरेस्टिंग हम पढ़ते हैं, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने हमें, सॉरी माय मिस्टेक, 1913 नहीं बल्कि 1953 में बताया था, ठीक है, 1953 में। अब इन्होंने कहा क्या क्या कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का बना हुआ है। डीएनए किसका बना हुआ है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का। वी ऑल नो कि डीएनए इज मेड अप ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और यहाँ पे एक और दूसरी बात लिखी है, मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब जिसने भी पिछला लेक्चर गौर से देखा है तो मैंने वहाँ पे बताया था कि आपका नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है, आपका नाइट्रोजीनियस बेस इज नोन एज ए न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। वो आपस में क्या है,
मतलब आपके 4 नाइट्रोजीनियस बेस हैं तो वो क्या है, 4 न्यूक्लियोटाइड। तो आपका डीएनए 4 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, मतलब 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस का। वो कौन से हैं आपके, ठीक है, एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, ग्वानिन, ठीक है। ऑल्सो तो अगर जिसने भी पिछला वीडियो देखा होगा तो उसको पता होगा, मैंने कहा था नाइट्रोजीनियस इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। तो जहाँ पे उसके 4 न्यूक्लियोटाइड होने का मतलब है कि उसके 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस से बना हुआ है, ठीक है। बोथ हेलिक्स आर कॉम्प्लेक्समेट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लेक्समेट्री हम कॉम्प्लीमेंट्री हम कैसे बोलते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री का ऐसे लेने कि अगर आपका एक तरफ से एडेनाइन है तो दूसरी तरफ आपका थामाइन होगा, और एक तरफ से साइटोसाइन है तो दूसरी तरफ से ग्वानिन होगा। ऐसे नहीं होगा कि एडेनाइन ग्वानिन के साथ आ जाए, साइटोसिन थाइमाइन के साथ, ऐसा नहीं होगा। एडेनाइन थाइमाइन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, इनको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर। दूसरा ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री, हम बोलते हैं ठीक है। फॉर सपोज अगर इसकी ये स्ट्रेंथ 3 है तो ये इसकी स्ट्रेंथ 5 होगी, अगर इसकी ये स्ट्रेंथ 5 है तो ये 3 होगी, ये 5 होगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट, इनको प्राइम्स बोलते हैं। ओके, द बोथ हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ वन हेलिक्स कंटेन्स एडेनाइन, तो दूसरे पे क्या होगा, थाइमाइन होगा आपका, और अगर एक तरफ से साइटोसाइन है तो आपका क्या होगा, ग्वानिन होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। आपका एक तरफ से साइटोसाइन है तो दूसरी तरफ से आपका क्या है, ग्वानिन है, और अगर यहाँ से एडेनाइन है तो यहाँ से थाइमाइन है, साइटोसाइन, ग्वानिन, एडेनाइन, थाइमाइन, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री, और दूसरा हम बोलते हैं प्राइम को लेके, इस एंड को लेके। अच्छा, दूसरी बात याद रखना है कि एडेनाइन, साइटोसाइन और ग्वानिन के बीच में, ठीक है, इन चारों बेसिस के बीच में कौन से बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये याद रखना। साइटोसाइन और ग्वानिन के बीच में क्या होंगे, ट्रिपल, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होगा, और एडेनाइन और थाइमाइन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ये याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी बात देख लो कि डीएनए की स्ट्रक्चर ये है ना। अब यहाँ पे बीच में आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है, एडेनाइन, साइटोसाइन, एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, ग्वानिन, ऐसे। तो ये जो आपकी, चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ, ठीक है। तो ये आपकी डीएनए, यहाँ बीच में आपका एडेनाइन लगा होता है, एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, साइटोसाइन, ग्वानिन, ठीक है, एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, ग्वानिन, ऐसे स्ट्रक्चर जो है ना बनी होती है आपकी। तो ये आपकी जो रेड वाली स्ट्रैंड है, ठीक है, ये जो रेड वाली स्ट्रैंड है इसको हम बोलते हैं अपराइट। इनको क्या बोलते हैं हम, अपराइट। जैसे लेडर होती है ना आपकी, लेडर, ठीक है, लेडर होती है ना जैसे आपकी, ये, तो ये वाले जो है ना ये, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं अपराइट। इनको क्या बोलते हैं हम, अपराइट। मतलब ये वाली स्ट्रक्चर दिस इज नोन एज अपराइट, इसको अपराइट बोलते हैं। और आपके जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहाँ पे एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, ग्वानिन लगे हुए हैं, या फिर आपके ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं दैट इज नोन एज रंजी, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, रंजी। ये भी हमें इन्होंने बताया था। तो देखते हैं आगे हम, मेडअप ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। अच्छा, ये बता रहा है कि अपराइट जो होती है ना आपकी, मैंने बता दिया ये वाली आपकी क्या है, अपराइट है। ये आपकी क्या है, अपराइट है, ठीक है, ये आपकी अपराइट है, ठीक। तो ये आपकी अपराइट है, जो आपकी अपराइट है, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, ये आपकी अपराइट है, ये आपकी दूसरी अपराइट है। तो आपकी जो अपराइट है वो किसकी बनी हुई है, फॉस्फेट ग्रुप की, और प्लस में आपकी पेंटोज शुगर से। अपराइट ग्रुप आपकी किसकी बनी होती है, फॉस्फेट ग्रुप, और प्लस में पेंटोज शुगर। और वो कौन सी पेंटोज शुगर होती है, दैट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर। मैंने आपको बताया था उसमें से एक ऑक्सीजन कम होती है पेंटोज शुगर में से, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात याद रखने की कि जो आपकी अपराइट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ, अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा कि अपराइट्स आर मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर और एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और जो रंग है आपके रंजीज जो भी बोलो वो आपके बने होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के। यहाँ पे देख लो, ये आपके क्या है, रंजीज से मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। और ये देखो कि ये आपके सारे क्या है, ये आपके सारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। और इन हेलिक्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, जो मैंने पहले बताया था। जो उनकी अनजिपिंग होती है, आप डीएनए क्रोमोसोम्स में पढ़े होंगे, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होती है, एमआरएनए बनता है, या फिर आरएनए से डीएनए है, डीएनए से आरएनए, ठीक है। और बोथ हेलिक्स आर अपोजिट डायरेक्शन, एक 5 to 3 होगी तो दूसरा 3 to 5 होगी, ये मैंने भी आपको बता दिया। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम, क्या होता है,
20 एंगस्ट्रॉम, मतलब यहाँ से इन दोनों के बीच में जो ये यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 20 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 2 नैनोमीटर बोल सकते हो आप। और जो आपका हर टर्न है ना, ये जो टर्न हो रहा है, तो आपके हर टर्न में कितने होंगे, 10 बेस पेयर्स हो गए, 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, बोल सकते हो 10 बेस पेयर, या फिर 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेसेस उनको न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। तो किसी बुक में न्यूक्लियोटाइड लिखा होता है, फिर आप ये नहीं समझना ये गलत लिखा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजनस बेस एक ही बात है। सो गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है जो हम इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो मेरे को कल रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे, नहीं तो बट मतलब ये इंशाल्लाह आपका खत्म होने वाला है। थैंक यू।